हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CAIIB का फर्स्ट पेपर विच इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, उसके मॉड्यूल ए के यूनिट्स 1 और 2 काफी अच्छे से डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। इस पर पूरी थ्योरी समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी कवर होंगे और साथ में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जरूर से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। इस पूरे वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर आपको इस पूरे सेशन का PDF अवेलेबल मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए यूनिट 1 की। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहले टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, विच इज टाइप्स ऑफ डेटा, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के डेटा होते हैं आपके, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम क्या है कलेक्ट करते हो, आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। ओके, जो आप अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हो। इसमें आपके मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू, आप खुद ही लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चनर आपने प्रिपेयर किया, आप खुद ही से सर्वे कर रहे हो। सो द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय यू फॉर योर रिसर्च पर्पस, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जहां पर ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स या जर्नल्स, उसी डेटा को आप यूज कर रहे हो फॉर योर रिसर्च। So this is the second hand information. Here the data has already been collected and processed by some other person and it is collected for the second time. ठीक है, तो दोनों के बीच का आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट खुद से कर रहे हो, और सेकेंडरी डेटा हियर यू आर मेकिंग द यूज ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल डेटा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। जब आप पूरे चैप्टर में देखोगे वर्ड्स यूज होंगे आपके फ्रीक्वेंसी जैसे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बताता ही है कि कौन सा वेरिएबल कितनी बार आ रहा है। ओके, सो कितनी बार वो अक्कर हो रहा है, द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द वैल्यू, ठीक है, वो ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो वेरिएबल है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो हम लोग जो ज्यादा बात करेंगे वो डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर ही, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम लोग उसी पे ही ज्यादातर बात करते हैं जहाँ डिस्क्रीट होता है। ओके, रेंज गिवन होती है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसको कि आप काउंट कर सकते हो, जिसमें कि एक होल नंबर दिया रहता है, लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। तो आप काउंट कर सकते हो, होल नंबर में आप बता सकते हो नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन अ लॉट, तो उसको आप काउंट कर सकते हो। ओके, विच कैन बी काउंटेड हैविंग अ सेपरेट वैल्यूज। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको आप मेजर तो कर सकते हो और एक वैल्यू मतलब उसके एक रेंज के अंदर में आती है। इट कैन टेक अ डेसिमल फॉर्म ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हाइट, हाइट आप जैसे आपने इस तरीके से लिख दी 160.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओके, विच आर मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड। आप काउंट नहीं कर सकते हो कि 2 हाइट है 4 हाइट है, इसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स आर नॉर्मली ऑफ इक्वल साइज कवरिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन रेंज। अब जब इंटरवल में आप देखिए क्या क्या चीजें आ गई, पहला आ गया आपका क्लास इंटरवल, जिसको कि हम लोग क्लास लिमिट भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से जैसे दिया है आपका 5 to 10, 10 to 15, ये क्या है? ये क्लास इंटरवल्स है, जिसमें जो पहले लिखा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास इंटरवल इसको कहा जाता है। और जो बाद में लिखा रहता है बड़ा वाला टर्म, दिस इज नोन एज UCL, विच इज द अपर क्लास लिमिट और द अपर क्लास इंटरवल। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्लास लिमिट क्लास इंटरवल क्या होता है। सो क्लास इज फॉर्म्ड विद 2 वैल्यूज, क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल। तो इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसको लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और अपर को अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास इंटरवल। ये सब चीजें आपने स्कूल में भी बहुत पढ़ी होंगी, ठीक है, 6-7 के स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, तो इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका एक टर्म है दैट इज योर क्लास लेंथ और द क्लास विथ। ओके, अब इसकी क्लास लेंथ या क्लास विथ क्या होगी, कैसे निकालेंगे? अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल, सो 15 माइनस 10 यानी कि 5 है। इसकी क्लास लेंथ या क्लास विथ 5 है, इसकी भी 5 है। ओके, so the difference between the class upper and the lower class limit is called its length or the width of the class।
तो क्लास लेंथ या क्लास विड्थ आ जाए, ये सब एक एक नंबर पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। सो अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल इज योर क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। एक और इसका फॉर्मूला होता है क्लास लेंथ क्लास विड्थ का, विच इज रेंज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अभी न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे तो ज्यादातर ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। रेंज क्या होती है, जो आपका डेटा वैल्यूज दिए रहते हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस योर मिनिमम वैल्यू, दैट इज योर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। आप कितने क्लास इंटरवल बनाना चाहते हो, मतलब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो ये कितने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हो गए आपके, 3 क्लास इंटरवल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास विथ का क्या हो गया, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब आप इसमें बताइए, इसमें अगर हमें निकालनी है क्लास विथ, ये जस्ट छोटा सा अगर क्वेश्चन है 5 to 10, 10 to 15, अब ये में तो आप ऐसे भी निकाल लोगे 10 - 5 करके, बट आपको मान लीजिए इस तरीके से दिया नहीं है। अगर आपको दिया है कि सिर्फ जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी 5 है, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 20 है, और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स है आपके 3, तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द क्लास विथ, ये पूछा जाता है। ये इतना दिया हुआ है कि जो लोअर लिमिट है वो 5 है, यूसीएल आपका अपर क्लास लिमिट नहीं सॉरी, जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट जो भी पूरा डेटा सेट है उसकी लोएस्ट वैल्यू 5 है एंड हाईएस्ट वैल्यू 20 है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके 3 है, तो क्लास विथ फाइंड करनी है। सो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, उसमें रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज कैसे निकालोगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 20 है, लोएस्ट 5 है, सो रेंज आ गई 15। और क्लास विथ क्या होगी, रेंज आपने निकाली 15, कितने क्लास इंटर नंबर ऑफ इंटरवल दैट यू नीड इज 3, सो क्लास इंटरवल आप विथ हो गई आपकी 5, 3 डिवाइडेड बाय 15, 5। इससे अब आप ये चीज पे बना सकते हो, मतलब हमें 5 का गैप रखना है हर डेटा के बीच में। तो लोएस्ट अगर 5 है तो इसमें हमें 5 का गैप रखना है, तो 10, 10 के बाद 5 का गैप 15, और 15 से 20। तो देखिए इस तरीके से आपकी ये पूरी अरेंज हो गई। तो इसमें लोएस्ट 5 हो गया, हाईएस्ट 20 हो गया, और जो क्लास विथ है 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्ट यूसीएल और एलसीएल देकर रेंज विथ या लेंथ ना पूछ के इस तरीके से दिया रहता है, जहाँ लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिया रहता है एंड यू हैव टू फाइंड द क्लास विथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पहले आप रेंज निकालोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, और फिर क्लास विथ निकालोगे विच इज रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ओके। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास विच मीन्स द लोअर क्लास लिमिट प्लस द अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 5 to 10 है तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 15/2 हो जाएगा, विच इज 7.5। तो क्लास मार्क क्या होता है, जो भी आपका ये है रेंज इंटरवल, इसकी लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी मिड वैल्यू बताता है ये। अब क्लास इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव टाइप और दूसरा होता है इंक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप में देखोगे तो आप इस तरीके से जो आया है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जहाँ एक की जो आप देख रहे हो यूसीएल वो दूसरे की एलसीएल है। इंक्लूसिव में आप देख रहे हो कि जो एक की यूसीएल है वो दूसरे की एलसीएल नहीं है, उससे एक नंबर आगे बढ़कर है, तो 10 to 19 है, फिर 20 to 29 है। ये एक्सक्लूसिव में क्या है, आपका रिपीटेड है। तो एक्चुअली में इसमें जो डेटा होता है 0 to 10 में, वो सिर्फ आपका 0 to 9 तक का ही होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10th वाली वैल्यू इस वाले इंटरवल में नहीं ली जाती, 10th वाली वैल्यू हम लोग इस इंटरवल में काउंट करते हैं। तो एक्चुअली में जो इसमें अपर जो आपको यूसीएल दिख रहा है वो इसमें ऐड नहीं होता, इसमें काउंट नहीं किया जाता। अगर कोई पूछे कि अगर आपका इस तरीके से दिया है 0 to 10, 10 to 20, तो एक्चुअली 10 की जो वैल्यू है वो कहाँ फॉल कर रही है, इधर की इधर, तो हमारा आंसर होगा इसमें फॉल कर रही है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में जो यूसीएल होता है वो इसमें काउंट नहीं होता। तो एक्चुअल में इसमें जो वैल्यूज काउंट होंगी वो 0 to 9 होंगी, इसमें आपकी 10 to 19 काउंट होगी, फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से एक एक करके काउंट होगी। इसमें आपका सेपरेटली गिवन ही है, तो 10 से लेकर
19 यानी 19 तक के नंबर इसमें काउंट होंगे, 20 से 29 इसमें होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका टर्म यूज होता है दैट इज क्लास बाउंड्रीज। सो इंक्लूसिव क्लासेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड द न्यू क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। तो ये जो इंक्लूसिव है जहाँ 10 to 19 से 20 से 29 है, अब हमें चाहिए कि ये हमें सेम दिखे जैसे एक्सक्लूसिव में है, यूसीएल इसके एलसीएल के इक्वल हमें नजर आता है वैसे। तो हम वो उसके लिए क्या करना होता है, हमें जस्ट जो इसका यूसीएल है इसके एलसीएल से आप माइनस करो, उसका हाफ करो, और फिर लोअर क्लास लिमिट में उतना -0.5 करो और इसमें +0.5। इतना दिमाग लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कुछ नहीं करना होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहती है आपकी। इसलिए आपको सिर्फ जो एक्चुअल में जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें आपका -0.5 हो जाता है और यूसीएल में आपका सिर्फ +0.5 हो जाता है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो भी इंक्लूसिव टाइप्स है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको 10 to 19 और 20 to 29 इस तरीके से डेटा है, इसको आपको एक्सक्लूसिव बनाना है। आप 10 में -0.5 करिए तो 9.5, और 19 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो 19.5, 20 में 0.5 माइनस करिए तो 19.5, और 29 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो 29.5। तो है ये सिंपल सा तरीका, लेकिन बुक में इसको इस तरीके से दिया है कि 20 - 19 करिए, फिर इसका हाफ करिए तो 0.5 आएगा, फिर उसको माइनस प्लस। तो इतना क्या समझना है, बस इतना समझिए कि एलसीएल में हमें -0.5 करना है और यूसीएल में +0.5। तो एक और एग्जांपल है जैसे 5 to 9, 10 to 14, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव टाइप। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप, ये इसी में आप -0.5 करिए, इसमें +0.5 करिए, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर जो डेटा सेट है जैसे 0 to 10, उसके ये जो भी नंबर्स है 0-10 के अंदर में, तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में चल रहा है 10 to 20, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 0 से 9 वाले जो नंबर है वो 6 बार आ रहे हैं। 10 से 20 वाले के अंदर में जो नंबर्स है वो 8 बार आ रहे हैं। अब हम इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। सो टोटल हर नंबर के आने की फ्रीक्वेंसी है 28। तो 0 to 10 वाले नंबर्स आ रहे हैं 6 टाइम्स, तो इनकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी 6/28, इसकी 8/28, 7/28। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है कि 2-3 ऐसे दे दिए रेंज और आपको पूछा जाए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसी में आप इंटू 100 कर दीजिएगा, तो वो आपका परसेंटेज आ जाता है कि भाई कितना परसेंट डेटा हमारा इस क्लास इंटरवल का फॉल कर रहा है, ओके, इन रिलेशन टू द कंप्लीट डेटा। तो वो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फिर इसी में एक और टर्म होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, जैसे फर्स्ट वाला 6 है, नीचे 6 + 8 करेंगे आप, उसके नीचे 6 + 8 + 7, इसके नीचे 6 + 8 + 7 + 4, और लास्ट में 6 + 8 + 7 + 4 + 3। तो ये जो आप लास्ट में पहुंचोगे दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल फ्रीक्वेंसी ओनली विच इज 28। ओके, तो ये ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये 6 हो गया, ये 14 हो गया, इसमें प्लस फिर से 7 करिए 21 हो गया। ठीक है, तो वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। तो चलिए अभी जो हमने देखा था उसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। द डेटा ऑफ द स्टूडेंट वेट्स आर गिवन एज 40, 45, 55, 52, 60, 48, 90, 65, 74, 70, 82, 88. If the desired number of class intervals is 10, class width is how much? तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्लास विथ हमने अभी सीखा था। अब यूसीएल माइनस एलसीएल होता है, अब इसमें यूसीएल एलसीएल ऐसे लिमिट तो दी नहीं, अलग अलग इंटरवल्स दिए ही नहीं है। ठीक है, सो क्लास विथ का दूसरा फॉर्मूला लगेगा विच इज रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। रेंज हमने देखी थी क्या था, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी माइनस द मिनिमम वैल्यू। तो जो भी मैक्सिमम वेट गिवन है माइनस उसमें हम लोग मिनिमम वेट कर देंगे।
सो मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा है इन सभी में? 90 मैक्सिमम है। और मिनिमम कौन सा है? मिनिमम 40 है। 40 है सब में। सो 90 माइनस 40 विच विल गिव यू 50। ये रेंज हो गई। और फिर क्लास विथ निकल गई हमारी, दैट विल बी रेंज डिवाइडेड बाय, हमें कितने इंटरवल्स चाहिए? 10। तो क्लास विथ हो गई 5। इसका मतलब हमारा किस तरीके से बन रहा है? इस तरीके से बनेगा, 40 to 45, 45 to 50, इस तरीके से पूरा पूरा बनेगा 10 बार। ओके, 50 to 55, 55 to 60, ऐसे करके 10 टाइम्स बनेगा। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 10 हो जाएंगे। और विथ अब आप देख लीजिए 5 ही आ रही है कि नहीं, 45 माइनस 45, 50 माइनस 45, 5, ऐसे ही। ठीक है, इसको ऐसे 10 बार लिखिए, तो वो आपके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 10 हो जाएंगे और क्लास विथ भी 5 आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व करोगे। मैंने सोल्यूशन इधर दे भी दिया है, जो आपके लिए पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके लिए मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। तो मॉड्यूल ए का यूनिट 1 यहीं पे ओवर होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने समझ ली। अब हम लोग मॉड्यूल ए के यूनिट 2 पे आ जाते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। उसमें भी पहले रैंडम सैम्पलिंग है मेन, जिसकी मेन 4 टाइप्स है और जिसपे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? वेयर एवरी इंडिविजुअल और आइटम in the population has an equal chance of being selected. It is similar to a lottery method. जैसे आप लॉटरी की टिकट खरीद के लाते हो, कई लोग लाते हैं, अब उसमें क्या है, अपने आप ही एक रैंडमली उठा ली जाती है। तो उसमें हर एक का क्या होता है? इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, किसी का भी लॉटरी लग सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे टीचर है, उनको किसी सेमिनार के लिए 2 बच्चे चूज करने थे, सबका नाम लिख लिया चिट पे और रैंडमली 2 उठा ली। तो अब उसमें क्या है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। ओके, तो रैंडमली सिलेक्शन करना वो सिंपली आपका सिंपल रैंडम सिलेक्शन होता है, वेयर एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट टाइप की सैम्पलिंग होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन दिस आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर चूजिंग द फर्स्ट सैंपल रैंडमली। तो सिस्टमैटिक सैंपल में एक कोई तो एक क्लियर कट सिस्टम चलता हुआ है, ऐसा मन में रखिए। क्या सिस्टम चल रहा है, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उसमें 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनको कुछ तो सर्वे करना है देखने के लिए कि कितना सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो लोग खुश हैं कंपनी से नहीं है। तो वो 500 में 50 लोग चाहते हैं एज अ फॉर द सर्वे पर्पज। तो 50 हो गया उनका सैंपल जो उन्होंने उठाया है सर्वे के लिए। ओके, तो इसको 500 जो उनकी टोटल पॉपुलेशन है, इससे डिवाइड कर दीजिए सैंपल साइज से, यानी कि 10 आ गई। तो अब वो लोग क्या करेंगे, पहला कोई भी एक एम्प्लॉय सर्वे के लिए रैंडमली उठा लेंगे। मान लीजिए एक एम्प्लॉय उठा लिया, जिसका मतलब 4th नंबर का एक एम्प्लॉय उठा लिया। ठीक है, 4th नंबर पे बैठे थे, ठीक है, 4th नंबर का तो वो उठा लिया ऐसा। अब हर 10 नंबर के बाद का एक उठा लेंगे, मतलब इस 4th का उठा लिया, अब 14th वाला उठा लेंगे, फिर 24th वाला, 34th। तो इस तरीके से पहला वाला एक रैंडमली उठाए और उसके बाद एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से उठाए। इन्होंने ये जो निकाला पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, तो ये जो इनका सैम्पलिंग इंटरवल आया 10। तो अब हर जो एम्प्लॉय उठा रहे वो kth आइटम, यानी हर 10th वाला उठ रहा है। तो इसमें क्या है, हर एक एम्प्लॉय के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला तो कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा, बट उसके बाद एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, उसके बाद हर एक 10th वाला ही उठ रहा है। अगर 4th वाला उन्होंने चूज कर लिया तो उसके बाद 14th, 24th, 34th ऐसे ही उठेगा। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, वेयर आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर चूजिंग द फर्स्ट वन रैंडमली। तो ये स्टेप्स भी दिए हैं, यू अरेंज द पॉपुलेशन, फाइंड द इंटरवल, जैसे अभी निकाला हमने एग्जाम्पल के थ्रू। उसमें पहला तो रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी चूज कर लिया हमने। ओके, 1 से k के बीच में कोई भी कर लिया, 10 आया था, 1 से 10 के बीच में हमने कोई भी उठा लिया 4th। उसके बाद हमने एवरी kth आइटम उठाया, तो 4th के बाद हमने फिर +10, 14, 14 +10, 24 +10, 34 ऐसे उठाया।
ठीक है, तो ये प्रोसेस यूज होता है इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप की सैम्पलिंग होती है दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Here the population is divided into groups called strata based on the shared characteristics and random samples are taken from each group. This ensures the representation from all the categories. अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो पूरे पॉपुलेशन को है बेस्ड ऑन द सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो ग्रुप्स आपस में डिसिमिलर है, ये अलग ग्रुप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, ए बी सी तीनों एकदम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप है, बट जितने भी बंदे ए में हैं वो आपस में काफी ज्यादा सिमिलर टाइप के ही हैं। वैसे ही जो बंदे बी में हैं वो काफी सिमिलर टाइप के हैं, जो सी में है वो सिमिलर टाइप के हैं। तो इस तरीके से पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें कि ग्रुप्स आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, बट जो एक ग्रुप में जो भी लोग हैं वो आपस में सिमिलर है। अब रैंडमली ए से कुछ लोग उठा लेंगे, ए ग्रुप में कुछ लोग उठा लिया जाएगा, बी से कुछ लोग उठा लेगा और सी से कुछ लोग उठा लेंगे। इस टाइप की सैम्पलिंग को स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। या फिर चाहे तो अब इस ग्रुप और इस ग्रुप से प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी उठा सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली भी उठा सकते हैं या फिर रैंडमली भी उठा सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसके लिए भी देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कॉलेज है, उसमें टोटल आपके 2000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से कॉमर्स वाले हैं, कुछ साइंस वाले हैं और कुछ आर्ट्स वाले हैं। कुछ मतलब इसको फिगर दे देते हैं, जैसे कॉमर्स वाले हैं 1200, साइंस वाले हैं 500, आर्ट्स वाले हैं 300। तो अब आप देख रहे हो तीनों एकदम डिफरेंट ग्रुप है। कॉमर्स वाले बच्चे अलग है, एकदम अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग। बट ऑफ कोर्स जो बच्चे कॉमर्स वाले वो लगभग सब सेम ही चीजें पढ़ रहे हैं ना, सब सेम ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, इसके वाले सेम है, इसके वाले सेम है। अब हम चाहे तो अब हमें क्या करना है, एक सेमिनार कंडक्ट करना है जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ कॉमर्स वाले बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, कुछ साइंस और कुछ आर्ट्स के। तो हम रैंडमली भी उठा सकते हैं कि 50 बच्चे, 30 बच्चे मान लीजिए उठाने, तो 10 कोई भी 10 इससे उठा लिए, 10 इससे या 10 इससे। या हम चाहे तो इसको प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी उठा सकते हैं कि कॉमर्स से 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, इस तरीके से उठा लीजिए। ठीक है, तो मतलब 60 बच्चे इससे उठा लिया, 60% बच्चे एक तरीके से इससे हो गए। 500 डिवाइडेड बाय 2000 कर दीजिए, 25% इससे हो गए, 25 यानी कि इससे हो गए। 300 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कर दीजिए, यानी 15 इससे हो गए। तो हो गए 100 स्टूडेंट जो हमें सेलेक्ट करने थे वो हमारे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी उठा सकते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी उठा सकते हैं और फिर या तो जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से रैंडमली भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्ट्रैटिफाइड सैंपल एकदम क्लियर हो गया, जहां आपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो सिमिलर टाइप के बच्चे हैं वो एक ग्रुप में, सिमिलर टाइप के बच्चे दूसरे ग्रुप, और ये तीसरे ग्रुप। आपस में तीनों ग्रुप्स अलग अलग हैं और फिर हम लोग ने रैंडमली इन ग्रुप से भी उठा सकते हैं या प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी उठा सकते हैं। दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स often based on their location or the natural group, and instead of selecting individuals, entire clusters are selected randomly। यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर्स जो बनाए गए हैं और उसमें से जो हमने उठाए हैं, ओके, पूरा पूरा क्लस्टर ही सर्वे के लिए उठाया गया इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल। तो यहाँ मान लीजिए अगर कोई रिसर्चर है, उसको हाउस होल्ड को सर्वे करना है, तो एक सिटी है, उसको डिवाइड कर दिया 10 क्लस्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलोनी। 10 कॉलोनी है तो उस हिसाब से 10 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। फिर उन 10 क्लस्टर में कोई भी रैंडमली 3 क्लस्टर उठा लिए और उन तीनों क्लस्टर मतलब 3 कॉलोनी उठा ली और उनका पूरा जितने भी हाउस होल्ड थे उन 3 कॉलोनीज में या 3 क्लस्टर में, उनका सबको लेकर हाउस होल्ड का सर्वे किया गया। तो इसको कहते हैं क्लस्टर सर्वे, जहां पे हमने अलग अलग क्लस्टर बनाए डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, और हम लोग एक एक इंडिविजुअल ना सर्वे करके पूरा पूरा हाउस होल्ड कर रहे हैं।
तो अब आप देखोगे स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में आपको कुछ डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो हमने एक ग्रुप बनाया था, तो ग्रुप के अंदर कोई वेरिएशन नहीं था या बहुत ही स्मॉल वेरिएशन था, बट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, जो तीनों अलग अलग ग्रुप्स थे उनके बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन था। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या था, हमने जो क्लस्टर्स अलग अलग लिए हैं रैंडमली, उन तीनों क्लस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है, बट वो सिमिलर टाइप के ही क्लस्टर्स हमने उठाए हैं, बट क्लस्टर के अंदर हर एक क्लस्टर में जो हाउस होल्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ओके, ये होती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका टर्म है दैट इज योर स्टैंडर्ड एरर। सो स्टैंडर्ड एरर मेजर्स हाउ मच अ सिंपल स्टैटिस्टिक लाइक अ सैंपल मीन is expected to vary from the true population value. If the standard error is small, sample mean is a good estimate of the population mean. तो standard error आपको ये बताता है जो आपने sample choose किया है वो कितना करेक्टली आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जो आपका सैंपल मीन है दैट इज वेरी मच क्लोज टू योर पॉपुलेशन मीन, इसका मतलब उसमें स्टैंडर्ड एरर कम है और वो अच्छे से आपकी जो फुल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने अच्छा सैंपल सेलेक्ट किया फॉर द सर्वे, जिसके लिए आप एक तरीके से फुल पॉपुलेशन की आप सही रिसर्च कर पा रहे हो। ओके, तो आई होप स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग क्लियर हो गया। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ सैंपल साइज। तो जो भी सैंपल साइज सेलेक्ट किया है उसको डिवाइड करेंगे बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। So the mean of the sampling distribution is the same as the population mean। जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं मतलब कि हम लोग एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो मीन होता है जो सैंपल का वो सेम होता है ऑफ द पॉपुलेशन। सो म्यू ऑफ एक्स बार जो हम लोग सैंपल का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से मीन विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन विच वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द म्यू। द स्टैंडर्ड डेविएशन of the sampling distribution is equal to the population deviation divided by the square root of the sample size। तो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का वो आप देख रहे हो किसके बराबर है, जो आपने अभी स्टैंडर्ड एरर पढ़ा था उसी के बराबर एक तरीके से, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक समझेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, पहले देखिए इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व होता है वो, जहां पे आपके डेटा अरेंज होते हैं इन द बेल शेप्ड। ये बेल शेप है मान लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये आपका एक तरीके से मिड पॉइंट, ये आपका क्या है म्यू है, ठीक है। अब जितना डेटा इधर है उतना ही सब इधर है, म्यू के लेफ्ट साइड इक्वल है, म्यू के राइट साइड इक्वल है। ओके, तो अब इसको ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये भी उतना ही बराबर +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये भी +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देख रहे हो आप ये बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड हुआ है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना इधर, ये इसको टच नहीं करेगा एक्सेस को, ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा ऐसे। ओके, तो ये आपका क्या है, आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये आपका मिड पॉइंट है, ये मीन है, ये डिविएशन है। अब जितने डेटा पॉइंट्स इधर लाई कर रहे हैं दे आर लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ -1 का डिविएशन है इस साइड, उतना इधर +1 में पॉजिटिवली, यहाँ पे -2 तो उतना ही +2 पॉजिटिव, या -3 पॉजिटिव, यहाँ +3 पॉजिटिव। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मीन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कर्व है ये पूरा मिरर इमेज है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मीन, जितना डेटा इधर है उतना ही इधर है, तो इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कर्व क्या है, इट हैज अ बेल शेप कर्व, जैसे एक उल्टी बेल रखी हो, बिल्कुल वैसा शेप होता है, एक पीक होता है सेंटर में। देयर इज एन इक्वल मीन एंड मोड, मीडियन मोड ऑल लोकेटेड एट द सेंटर। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन मीडियन मोड तीनों चीजें होती हैं
Okay, they are located at the exact center of the distribution. Now the empirical rule, a specific percentage of data fall within a certain distance from the mean. अब ये रूल है जो आपको बाद में काफी काम आएगा आगे के चैप्टर में, कॉन्फिडेंस इंटरवल और उन सब में। इसमें इतना डेप्थ में बात नहीं करी गई है इस यूनिट में, तो हम लोग जितना अभी काम का है इंपॉर्टेंट चीज वो समझ लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट ये समझा कि ये मीन है, तो जितना डेटा इस पे इधर लाई कर रहा है वो -1 इतना इधर, तो एक्चुअल में कितना डेटा इतने में लाई करता है आपका -1 से लेके +1 के बीच में लगभग आपका 68.3% डेटा लाई करता है। तो हम लोग इसको अप्रोक्स 68% मान के चलते हैं। म्यू से मीन से -1 और +1 के स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आपका 68% डेटा लाई करता है। ठीक है, -2 से लेकर +2 क्या आपका कितना डेटा लाई करता है 95%। और फाइनली जो +3 है आपका ये वाला लास्ट वाला -3 से +3 के बीच में आपका 99.7% डेटा फॉल करता है। ठीक है, सो -1 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में 60% ऑफ डेटा लाइज, 95% ऑफ द डेटा लाइज बिटवीन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज फ्रॉम -2 टू +2 एंड 99.7 मतलब अब सारा डेटा इतने में तो आ ही जाता है कि जितना मीन से हमारा -3 से लेकर +3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में हमारा 99.7% डेटा कवर हो जाता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, याद करनी है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल देखेंगे। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिनोटेड बाय Z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल वो होता है विच एक्चुअली फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है 1 के। इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है Z जो होता है ये अलाउ करता है हमें एक्चुअल में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टैंडर्डाइजेशन में ये यूज होता है, जहां हम लोग वैल्यूज को एक Z स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेरिएबल को एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का, जो आपको यूज करेंगे आप। Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन x बार लिखा है। ये x बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल मीन को। सो सैंपल मीन माइनस द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, या इसको स्टैंडर्ड एरर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही यूज होता है यहाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन x बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय √n जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। ओके, दिस इज योर सैंपल साइज। ओके, सो सैंपल मीन माइनस द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो इससे हमारा क्या होता है, Z स्कोर से नॉर्मल वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी टेबल यानी कि Z टेबल यूज होती है, जो हमें बताती है कि कितना एरिया हमारा कर्व के अंदर फॉल कर रहा है फॉर अ गिवन Z स्कोर। सो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू Z वी यूज द Z टेबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी मतलब इससे हम लोग को पता चलता है कितना एक्चुअली परसेंटेज जो हमने निकाला है वो डेटा हमारा फॉल कर रहा है अंडर द गिवन कर्व फॉर द गिवन Z स्कोर। तो देखेंगे इसको एक समझेंगे न्यूमेरिकल से। So a sample of 25 observations from a normal distribution has a mean of 98.6 and a standard deviation of 17.2. So you have to find the probability कि ये जो sample जो आपने निकाला है mean, okay, that is greater than 92 and less than 102. तो ये जो आपने एक variable लिया है that is lying between 92 to 102, इसकी कितनी probability है। Okay, क्या क्या दिया है आपको, n दिया है 25, म्यू आपको दिया हुआ है इसमें 98.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2। ये चीजें दी है, विच इज सैंपल साइज इज गिवन, वी आर गिवन द पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो हम लोग स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
सैंपल ऐसा मान लेंगे, वो निकाल लेंगे विच इज सिग्मा बाय √n। तो दिस इज 17.2 डिवाइडेड बाय 25। सो 17.2 डिवाइडेड बाय 5, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, आपका आ जाएगा 3.44। ठीक है। अब जेड स्कोर के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ओके, तो ये x क्या है, 92 से बड़ा और 102 से छोटा। तो पहले हम लोग 92 का ले लेंगे, 92 माइनस म्यू में रख देंगे 98.6 डिवाइडेड बाय 3.44। सो 92 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाय 3.44 आपका आ जाएगा 1.92। और एक बार हम लोग x बार में 102 पुट कर देंगे। सो 102 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाय 3.44, तो ये आपका आ जाएगा 0.99। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी टेबल देखते हैं। जहां हम 1.9 वर्टिकली रीड करते हैं तो वहां हमें टेबल में दिया रहेगा 1.9, और यहाँ पे 0.02 रीड करते हैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। यहाँ से वर्टिकली 1.9 देखेंगे और यहाँ से इस तरीके से 0.02 की फिगर देखेंगे, तो हमें 1.92 की वैल्यू मिल जाएगी। जो आपकी दिखा रहा होगा माइनस है, तो माइनस एक बार हमने लगा दिया है, वो वैल्यू दिखा रहा होगा 0.4726। वैसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी टेबल चेक करेंगे, 0.9 वर्टिकली इस तरीके से जाएंगे और 0.09 इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो इसकी वैल्यू दिखाएगा हमें 0.3389। अब पूरी प्रोबेबिलिटी टेबल तो कोई एग्जाम में देगा नहीं एक क्वेश्चन के लिए, उसमें सीधे सीधे आपको वैल्यूज ही लिख के दे देगा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो टेबल के हिसाब से 1.92 की क्या वैल्यू है, 0.99 की क्या है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू ही दे दी जाती है। अब आपका देखिए, एक फिगर माइनस में एक प्लस में है, क्योंकि ये माइनस 1.92 आया था, 92 माइनस किया था हमने यहाँ पे 98.6 इसलिए, और यहाँ पे प्लस आया था। तो अब यहाँ पर आपको नॉर्मल मैथ्स नहीं लगानी है कि माइनस प्लस माइनस वैसे करेंगे आप, नहीं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है, अगर दोनों अलग अलग साइन के हैं तो आपको दोनों वैल्यू सिंपली ऐड कर देनी है। अगर डिफरेंट साइंस यूज हुए हैं तो आपको सिंपली दोनों वैल्यूज ऐड करनी है। अगर सेम साइन यूज हुए हैं तो आपको दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी रहेगी। मतलब अगर दोनों प्लस में होते तो भी माइनस होते, और अगर दोनों माइनस में होते तो भी माइनस होते। अगर सेम साइन यूज हुआ है दोनों में तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन यूज हुआ है तो प्लस करना है। तो एक्चुअल में हम लोग इनको प्लस करेंगे, 0.4726 को प्लस कर लीजिए 0.3389 से, तो आपका आ जाएगा 0.88 सॉरी 0.815 विच इज 81.1%। ओके, सो 81.15% क्या बताता है, इट गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व फॉर द गिवन जेड स्कोर्स। ओके, सो 81.15% आपका जो है इसके अंदर में लाई करेगा, 92 से 102 के बीच में डेटा मतलब लाई कर रहा है, इतना परसेंट चांसेस है। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर ये कभी आ जाता है लाइन बिलो 92, तो जो भी हमारा जेड टेबल से आता है उसमें हम लोग 0.5 माइनस कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने पूरा सोल्यूशन दे भी दिया है, अलग से आप देख सकते हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन का यूज कर रहे थे। मतलब जहां पे हम लोग सैंपल ले रहे थे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे थे। ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे थे कि जो पॉपुलेशन है, जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं, जब स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं पॉपुलेशन जो है वो आपकी इनफाइनाइट है।
या फिर फाइनाइट है बट रिप्लेसमेंट के साथ है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं ऑफ द मीन फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन, तब ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर फॉर द इनफाइनाइट पॉपुलेशन और द फाइनाइट पॉपुलेशन बट वेयर देयर इज अ रिप्लेसमेंट अलाउड। जब फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है, मतलब वो कब है, जब आपका फाइनाइट पॉपुलेशन है और वहां पे रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। ओके ये तब यूज होता है जब बहुत ही स्मॉल होती है पॉपुलेशन, खुद में भी बहुत छोटी है, तो आप उसमें रिप्लेसमेंट क्या करोगे, बहुत ही फाइनाइट है, छोटी पॉपुलेशन है। सो वहां पर आप एक और मल्टीप्लायर यूज करते हो विच इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन। तो यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन है, और जो स्मॉल एन है दैट इज योर साइज ऑफ सैंपल। तो ये साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ये हम सही कर देंगे पीडीएफ में, और ये जो स्मॉल एन है वो है आपका साइज ऑफ सैंपल। तो ये भी इसके बाद मल्टीप्लाई होता है। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो इनफाइनाइट का था सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, वो तो रहेगा ही। ओके सिग्मा और इनटू आपका अंडर रूट में एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन साइज माइनस द सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस वन। और अगर सैम्पलिंग फ्रैक्शन 0.05 से भी छोटा है, उस केस में जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा छोटा है तो हमें इसको भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके तो सिर्फ हम लोग सिग्मा बाय अंडर रूट एन ही मान से कर देंगे, बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है तो। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करें ओके ऑफ यूनिट 1 एंड 2। आई होप यू लाइक द सेशन। जरूर से लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियो। साथ में इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।